हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 1। पहला लेक्चर है। सबसे पहले तो सर हमें सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बताइए कि इस सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सर जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं उनका जो मेन थीम होता है ना, जो उस डेटा का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सेंटर में होता है, उस वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। यानी सर सेंट्रल टेंडेंसी को अगर दूसरे शब्दों में कहना हो तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसको आप लोग बोलेंगे सर हमें सभी डेटा में से एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जिसके अंदर सभी की क्वालिटी हो, सभी डेटा की क्वालिटी हो, उसको हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। हर एक डेटा की क्वालिटी हो और वो सेंटर में आता हो। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा एलोबरेट करके समझाइए कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, और तब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके टूल्स क्या होते हैं। अगर एक शब्द में बोलना चाहें तो लीडर कह सकते हैं। सभी डेटा का जो लीडर होता है, जिसके बेसिस पे हम सभी डेटा को एक्सप्रेस कर पाएं, या सभी डेटा का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। ठीक है सर, सेंटर में जाने की उसकी प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, जितने भी डेटा है उसके सेंटर में जाने का प्रयास करना। सर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब लीडर होता है या रिप्रेजेंटेटिव होता है। बिल्कुल समझा सकते हैं, देखिएगा कैसे। मान लीजिए सर यहां पे हमारे पास 5 लोग हैं। एक है सुपरमैन, दूसरा है ही मैन, और आयरन मैन, और बैटमैन। बी मैन लिख दिया मैंने, उसका मतलब हो गया बैटमैन। और 4 हुए सर, और कौन सा होता है, स्पाइडरमैन। SP और आगे मैन लिख दिया तो स्पाइडरमैन। ये मेरे पास 5 हीरो हैं। सर हमें एक ऐसा सेंट्रल, एक ऐसा सुपर हीरो चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक थीम दे रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी का। आपको सुपर हीरो चाहिए जिसके अंदर इन सब की क्वालिटी हो। सर तो इन 5 को मिला के एक बनाना है तो सुपरमैन से 1/5 ले लीजिए। सुपरमैन से कितना ले लीजिए, 1/5, 1/5। प्लस ऐड कर लीजिए ही मैन का कितना ले लीजिए, इसका भी 1/5। प्लस आयरन मैन का भी कितना ले लीजिए, 1/5। और प्लस बैटमैन का भी ले लीजिए 1/5। और प्लस कर दीजिए स्पाइडरमैन का भी ले लीजिए आप 1/5। और इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपका वो सुपर हीरो मिलेगा जिसमें सभी ये सुपर हीरोज की क्वालिटी होगी। जी सर, सब में से अगर हमें एक बनाना है तो सब में से 1/5 ले लेंगे तो हमें जो मिल गया वो इन सब का रिप्रेजेंटेटिव होगा। इनके अंदर सबकी क्वालिटी होगी, ये इन सब का उसके अंदर इन सब की टेंडेंसी होगी, इसलिए उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। बिल्कुल सही है सर। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 1/5 अगर कॉमन ले लिया आपने तो ये क्या आ गया, ये आ गया सुपरमैन प्लस ही मैन प्लस आयरन मैन प्लस बैटमैन प्लस स्पाइडरमैन। बस ये 1/5 को सर ऐसे यहां से हटा के आप ऐसे टोटल में लिख सकते हैं क्या, डिवाइड। जी बात तो एक ही हुई, हमने टोटल डिवाइड में लिख दिया। क्या इसी को मीन कहते हैं? जी हाँ, इसी को सिंपल एवरेज या मीन कहते हैं। यानी मीन निकालते समय जब 5 डेटा होते हैं तो आप 5 से डिवाइड कर देते हैं। सर 6 डेटा होते हैं तो हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। 10 डेटा होते हैं तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब समझ रहे हैं उसका, सब में से 10 से डिवाइड करने का मतलब सब में से आपने 1/10 निकाल लिया और सबको ऐड करके एक ऐसा डेटा तैयार किया जिसके अंदर सभी की क्वालिटी है, जिसके अंदर सबकी टेंडेंसी है, इसलिए वो डेटा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। बात तो समझ में आ गई सर कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जिसके अंदर सबकी क्वालिटी हो, जिसके अंदर सबकी टेंडेंसी हो, वो सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ये अपना सिंपल एवरेज है।
इस सिंपल एवरेज में 5 से आपने डिवाइड किया तो सबकी टेंडेंसी आ गई। सर 5 से डिवाइड करने का मतलब सब में से हमने 1/5 1/5 1/5 1/5 और 1/5 लाया और उसको हमने ऐड कर दिया, यानी ये सिंपल एवरेज कहलाता है। जी हाँ, आप अगर सीए लेवल पे पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप बहुत बार ये सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। सर ये मीन मीडियन मोड तो पढ़ते पढ़ते आप 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो कुल मिला के आप इसको सिंपल एवरेज कहते होंगे या सिंपल अर्थमेटिक मीन कहते होंगे। सिंपल अर्थमेटिक मीन का मतलब ये हुआ कि सब डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। याद रखिएगा, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो फाउंडेशन में एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या है कि सर हर डेटा को यहां पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है ना। अगर डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाए, किसी में से ज्यादा निकाला जाए, किसी में से कम निकाला जाए, तो उसको वेटेड एवरेज कहते हैं। यानी कि एवरेज ही है, सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है सर ऐसी टेंडेंसी कि जिसमें हमको जिसकी जितनी क्वालिटी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो सब मिल जाए। किसी की ज्यादा चाहिए तो उसका वेट ज्यादा दे दीजिएगा, जिसके कम चाहिए उसका वेट कम दे दीजिएगा, उसको वेटेड एवरेज कहते हैं। जैसे सर इसी क्वेश्चन को यदि अब हम ऐसे समझाएं आपको कि यदि सर हमें ही मैन में से टोटल हमें 10 kg का या 10 यूनिट का सुपर हीरो चाहिए, ये बस एक नया सुपर हीरो चाहिए जो कितने यूनिट का होना चाहिए, 10 kg का, पांचों में से। सबसे ज्यादा किस में से चाहिए सर, सबसे ज्यादा चाहिए हमें 10 में से पहले कौन था सर, सुपरमैन था। सुपरमैन में से हमको चाहिए था 5 kg, इसकी क्वालिटी ज्यादा चाहिए, तो ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे सुपरमैन तुम में से 5/10, 10 का चाहिए तो 5 तुम्हारे में से ही चाहिए, ठीक है सर। प्लस उसके बाद से कौन सा था, स्पाइडरमैन तुम्हारे अंदर से कितना चाहिए, ये तुम्हारा क्वालिटी हमको बस 2/10, 10 में से 2 की क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद से कौन आ गया सर, बैटमैन तुम्हारी भी क्वालिटी चाहिए लेकिन 1/10 सिर्फ चाहिए, कितना हो गया 5 2 7 और 1 8। और एक कौन सा था सर, कोई और लिख लीजिए जो तीसरा था, सुपरमैन स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन हो गया, और ही मैन था सर। ही मैन के अंदर से भी 1/10, देखिए सबका इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दिए, 1/10। और प्लस एक और कोई हीरो था, वो 1 2 3 4 कोई भी नया मैन लिख दीजिए सर। बैटमैन पता नहीं कितने कितने थोर आता है और कौन कौन से हैं, उसके भी 1/10 चाहिए। बस कहने का मतलब ये था कि सभी सुपर हीरो, देखिए इसमें से 5 चाहिए, इसमें से 2 चाहिए, इसकी एक क्वालिटी चाहिए, यानी सबका इंपॉर्टेंस अलग अलग है। तो इसी को हम लोग कहते थे यहाँ पे, इसको W1 और इसको कहते थे सिग्मा W। इसमें किससे मल्टीप्लाई होता है, W2, वेट 2, इसको डिवाइड कर देते हैं सिग्मा W। इसको कहते हैं W3, मतलब थर्ड का वेट से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपने वेटेड एवरेज का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता था, x1 में x1 इंटू W1 और डिवाइड बाई सिग्मा W, प्लस x2 इंटू W2 डिवाइड बाई सिग्मा W। और इस तरह से जब कॉमन ले लेते थे तो ये हो जाता था सर, सबको ऐड करके इसी को ऐड करते थे, डॉट 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 xn WN अपॉन सिग्मा W, और इसका जब समेशन करते थे बोलते थे सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। यही वो वेट्स हुआ करते थे, ये W4, ये W5, ये डिफरेंट वेट्स हैं। ये 10 क्या है सर, ये सिग्मा W है, सम ऑफ टोटल वेट। ऐसे डिवाइड करके फिर से कॉमन ले लीजिएगा, तो ये अपना समेशन का तरीका होता है। जब वेटेड एवरेज यानी कि सर वेट का मल्टीप्लाई आपने x में किया और टोटल से डिवाइड कर दिया, मतलब ये है कि 10 में से इनकी कितनी क्वालिटी चाहिए, 10 में से इनकी कितनी क्वालिटी चाहिए। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि जब डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देना है तो कौन सा एवरेज निकाला जाता है सर, वेटेड एवरेज निकाला जाता है। जब डेटा को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए तो कौन सा एवरेज निकाला जाता है, सिंपल एवरेज निकाला जाता है। समझ में आई बात सर। ये वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज कर क्या रहे हैं, सभी डेटा को कंसीडर करते हैं, सभी डेटा को कंसीडर करते हैं और उसमें से जो टेंडेंसी चाहिए, जितनी क्वालिटी चाहिए निकाल के टोटल कर लेते हैं और कहते हैं अब ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया,
टोटल डेटा के जगह पे इसका यूज किया जाएगा। समझ में आ गई बात? सर सेंट्रल टेंडेंसी आपने यहां समझाया? जी हाँ, यहां मैंने आपको सेंट्रल टेंडेंसी समझाया। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? मीन और वेटेड एवरेज, ये सब आप लोग पढ़ते थे, उसको सीधा आप लोग अभी तक यही पढ़ते थे सर, हम सबको ऐड करके डिवाइड कर देते थे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते थे, एवरेज निकल जाता था, मीन निकल जाता था। उसके अंदर की बातें क्या है इतना सोचने का प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि बचपन में एकेडमिक लाइफ में पढ़ाई ऐसे ही होती है, फॉर्मूला याद किया, डिवाइड किया, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन ये देने का प्रयास आप लोग कम करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी ये पढ़ाई, आपका ये लेवल बढ़ता जाएगा, वही मीन, वही सेंट्रल टेंडेंसी 9th में भी पढ़ना है, वही सीए में भी पढ़ना है, लेकिन उसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाता है, इंटरप्रिटेशन करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है सर, तो समझ में आ गई बात? सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? ऐसे ही है, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज निकाला जाता है। सर और भी इसके टूल्स हैं? जी हाँ, मीडियन है, मोड है। क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, एक एक करके सबके साथ डिस्कशन होगा। अब इसको समझ लिया है आपने, तो एक एक लाइन में हम सर इसको एक्सप्लेन करके लिखवा देते हैं। ये बस समझाने वाली बात है, ही मैन सुपरमैन लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में। कॉपी में बस ये लिख लीजिए कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी को एक लाइन में अपना, अगर हम सर रिप्रेजेंटेटिव कहें, प्रेजेंटेटिव, तो कोई गलती होगी क्या? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। जी सर, जहां पे बहुत सारे डेटा का यूज करना हो, वहां पे एक डेटा हमको यूज करना चाहते हैं सर, उतना डेटा का, जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान में सर कोई समझौता होना होता है, तो क्या होता है, कोई एक डेटा इधर से जाता है उधर समझौता करने, या पूरे इंडिया के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग मिलते हैं समझौता करने के लिए। सर एक आदमी हमारा प्रधानमंत्री और उधर का प्रधानमंत्री आता है और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, बातचीत होती है, वो सेंट्रल टेंडेंसी है हमारा, जो वो सभी लोग अपना वोट देते हैं कि हमारे लायक ये आदमी है, और वो आदमी प्रधानमंत्री बनता है और वो हमें रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है। पूरे इंडिया की सेंट्रल टेंडेंसी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे सभी लोगों के बेसिस पे उसका सिग्नेचर माना जाता है कि सभी इंडिया के लोगों ने सिग्नेचर किया है, क्योंकि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, वो हमारा लीडर है। समझ में तो आ गई होगी बात की सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। लिख लिया आपने सर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा लिख दीजिए, और थोड़ा सा और समझना हो तो लीडर लिख दीजिए, बस समझ गया सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक लाइन में। सर सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से टूल्स पढ़ने हैं, और अगर एक टूल से काम हो रहा था तो दूसरा टूल क्यों बनाया गया, और दो टूल से काम हो रहा था तो तीसरा टूल क्यों ला दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। टूल्स ऑफ, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या था सर, टूल्स टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के टूल्स, तीन टूल्स हैं सर अपने सिलेबस में, और यही मेन है जिससे हमें सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करनी होती है। एक होता है मीन, जिसको एवरेज बोलते हैं आप। दूसरा क्या होता है सर, मीडियन। नाम तो सब सुना होगा आपने, क्योंकि अगर यहाँ इस लेवल पे पढ़ने आए तो मीन, मीडियन, मोड तो नाम सुने होंगे, लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे कि आप कुछ नहीं जानते हैं। हर एक चीज़ को कहाँ से आया, क्यों आया, और उसका व्यवहारिक तौर पे क्या डिफिनीशन, क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, हम बताते हुए आपको ले चलेंगे। सर मीन से जब काम हो रहा था, सेंट्रल टेंडेंसी पता चल जा रहा था, ये मीन सभी डेटा को कंसीडर करके उसमें से जितनी जरूरत होती थी निकाल लेता है और एवरेज बता देता है, लीडर को चुन लेता है, तो फिर मीडियन की जरूरत क्यों पड़ी। सर ये हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा से काम करता है, और मीडियन क्वालिटेटिव डेटा होगा, ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन होगा। अब ये सब चीजें क्या होती हैं, ये थोड़ा जब मीडियन स्टार्ट करेंगे ना, इसको एलोबरेट करके समझाएंगे पूरी बातें। अभी थोड़ा सा समझा देते हैं क्यों, फिर आगे बढ़ते हैं। और मोड कैसे में कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। जब डेटा क्वांटिटेटिव होता है ना, जैसे सर हमारी सैलरी है 10,000, उनकी है 20,000, उनकी है 30,000, उसमें से एक सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए, तो इनका तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं, 10,000 10,000 10,000। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटी है उसमें। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा, जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ये सब क्वालिटेटिव डेटा है सर। अच्छा,
उसमें अगर सर जोड़ जोड़ के एवरेज कैसे निकाले जाएंगे सर, उस वो तो गड़बड़ है ना। उसमें तो एक सबसे सबसे सुंदर होता है, एक सबसे खराब होता है, एक सबसे इंटेलिजेंट होता है, एक सबसे कम इंटेलिजेंट होता है। इनको एक ऑर्डर में रख के जो बीच वाला ऑर्डर में जो बीच वाला पोजीशन होगा ना, वही एवरेज ले लेते हैं। तुम ही सही सेंट्रल टेंडेंसी हो, तुम ही सही लीडर हो, क्योंकि तुम सबसे सुंदर वाले से भी के सेंटर में हो और सबसे खराब वाले के भी सेंटर में हो। तुम इसको भी देखोगे, तुम उसको भी देखोगे, तुम सबके साथ इंसाफ करोगे। इसलिए तुम पोजिशनल एवरेज वहां फाइंड कर लिया जाता है, वहां पे मीडियन फाइंड कर लिया जाता है। वहां सब में से सबकी क्वांटिटी नहीं पता होती है, तो सब में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकालना आसान नहीं होता, इसलिए वहां मीडियन कैलकुलेट कर लिया जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि सर ये हमेशा क्लोज एंडेड क्लासिफिकेशन से कैलकुलेट किया जाता है, ये ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन से कैलकुलेट किया जाता है, लिखवाएंगे वहां पे। ठीक है सर, यानी एक चीज तो मेन चीज क्लियर कर दिया आपने, डेटा अलग अलग प्रकार के होंगे तो अलग अलग टूल्स भी चाहिए। जी हाँ, अलग अलग चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा टूल है सर मोड। अब यहाँ पे यह है कि सर बिजनेस डिसीजन जो लिए जाते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंट बिजनेस डिसीजन कौन से होंगे सर। अब जैसे हमें कोई दवा बनानी है, इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, अब इस समय कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश हो रही होगी, वो उसको कौन सी दवा बनानी चाहिए, उसको सर सबसे जो तुरंत सेल हो जाए, जिसमें उसका पैसा लगे और वो दवा सेल होनी शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मोस्ट फ्रिक्वेंट इस पूरे सोसाइटी में या पूरे देश में किसकी दवा सबसे ज़्यादा बिकेगी, ताकि वो हमारा ब्लॉक ना हो, स्टॉक होल्ड ना हो, दवा जितनी बनाए वो बिक जाए, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। तो सर जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड होगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट 10 लोगों से पूछे कौन सी दवा चाहिए, कोरोना की दवा चाहिए, कौन सा वैक्सीन चाहिए, कोरोना की चाहिए, सबको कोरोना चाहिए तो बनाइए ना भाई, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कहते हैं। तो बिजनेस डिसीजन मोस्ट फ्रीक्वेंसी पे लिए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वाला वर्ड आ गया तो वहाँ सबको ये नहीं जाएंगे कि सब डेटा को लीजिए, सब थोड़ा टीबी वाली दवा बना लीजिए, थोड़ा कैंसर वाली दवा बना लीजिए, सबका सेंट्रल टेंडेंसी सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल लीजिए। वहाँ नहीं चलता ये मीन वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आई बात। तो वहाँ सेंट्रल टेंडेंसी कौन होगा, वहाँ सेंट्रल टेंडेंसी होगा जो अपना मोड होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट डेटा के केस में डिफरेंट टूल्स का यूज किया जाता है, वहाँ मीन मीडियन मोड है, ये 3 टूल हैं सर। क्लियर है, ये पॉइंट भी हो गया है सर। इसके बारे में लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखना है, पढ़ना है, एक एक एलोबरेशन होगा। हम लिखते हुए कितना आपके सिलेबस में है उतना आगे बढ़ेंगे। ये मीन मीडियन वाली जो बात बताए हैं उसी के साथ लिखवाएंगे। अभी मीन स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, मीन क्या होता है अभी तो आपने समझा दिया ना। थर्ड पॉइंट जो अपना है वो है थर्ड पॉइंट, ये मीन क्या होता है सर। मीन मतलब हमने बताया आपको एवरेज होता है। तो एवरेज जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो ए पॉइंट, इसकी खासियत क्या होती है, किस तरह के डेटा से कैलकुलेट किया जाता है। तो सर इट यूज्ड, लिख लीजिएगा छोटी छोटी बातें, यूज्ड व्हेन डेटा आर क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव समझ में आई बात, क्वालिटेटिव होगा वो मीन में लिखो, मीडियन में लिखवाएंगे वो बात। यहां क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव लिखिएगा, ठीक ठीक है सर। क्वांटिटेटिव होगा तो वहां मीन का यूज करना चाहिए जी। इसकी खासियत क्या है, इट कंसीडर्ड ऑल डेटा, ऑल डेटा, ये सभी डेटा को कंसीडर करता है सर। जी हाँ, हर एक डेटा में से वैल्यू निकालने की जब जरूरत हो, ये देखना नहीं हो कि सर कौन सी दवा बनाएं, हमें चाहिए कि इस मोहल्ले के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है। इसमें गवर्नमेंट का एक प्लान लाना है कि ये प्लान इसमें आए या न आए, गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि इनकम के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तब तो सर वहाँ सेंट्रल टेंडेंसी लगाना पड़ेगा। कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन निकालिएगा, सबकी सैलरी ले लीजिएगा, सबकी सैलरी क्वांटिटेटिव डेटा है, और उसमें से सबका एवरेज निकालिएगा और वो बता दीजिएगा गवर्नमेंट को कि यहाँ का ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये डेटा है, और इसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए, इस मोहल्ले में आना है, आपको प्रोग्राम करना है कि नहीं करना है। पहली बात सर, तो वहां पे सभी डेटा को हमने बोला ना कंसीडर करना है, तो वहां पे मीन यूज करिएगा, ठीक है। सी
अच्छा, एब्सोल्यूट डेटा, ठीक है, इसके बारे में बताना है। इट यूज्ड व्हेन डेटा आर एब्सोल्यूट। यदि डेटा क्या हो सर? एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट क्या होता है सर? डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट डेटा, एक रिलेटिव डेटा। जब डेटा इन फॉर्म ऑफ कंपैरिजन होता है तो उसे रिलेटिव डेटा कहते हैं, और जब डेटा सिंगल सिंगल होगा उसको एब्सोल्यूट डेटा कहते हैं। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें, एब्सोल्यूट डेटा और रिलेटिव डेटा। इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत सारे बनते हैं, और हर एक चैप्टर का मतलब सर, इसके बाद हम डिस्पर्सन पढ़ाएंगे, इसके बाद कोरिलेशन पढ़ाएंगे, रेग्रेशन पढ़ाएंगे, टाइम सीरीज पढ़ाएंगे, इंडेक्स नंबर पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएं, हमको ये बार बार बताना होगा ये टाइम सीरीज है, ये इंडेक्स नंबर है, ये रिलेटिव डेटा है, ये एब्सोल्यूट डेटा है, और इसलिए ये यूनिट फ्री है। रेशियो के जो क्वालिटी होती है रेशियो वाली, वो सब किस में होती है? रिलेटिव डेटा में। तो ये सारी बातें हमको बतानी है, इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा एब्सोल्यूट डेटा और रिलेटिव डेटा के बारे में बताते हैं। फ्यूचर में भी इस पे बातें होती रहेंगी। एब्सोल्यूट डेटा का मतलब क्या है सर? एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। दो प्रकार के डेटा आपको मिलते हैं स्टैट्स में। एब्सोल्यूट डेटा का मतलब होता है, हमने आपसे कहा, सर ये बच्चा 10 नंबर पाया है, और यहां हमने कहा ये बच्चा 20 नंबर पाया है, बताइए कौन सा बच्चा तेज है? ठीक, आप तुरंत कहेंगे सर ये बच्चा 20 नंबर पाया है। जैसे ही आपने कंपैरिजन किया, ये 20 नंबर पाया है, आपका कंपैरिजन गलत हो गया। सर क्यों? क्योंकि आपने पूछा ही नहीं कि सर ये बच्चा तो 10 में 10 पाया है और ये बच्चा तो 100 में 20 पाया है। ये बात पूछनी चाहिए थी आपसे। जब भी कंपैरिजन करने जाइएगा ना, तो यहाँ पे ये रिलेटिव डेटा, ये जब 10 और 20 था ना, सिर्फ 10 और 20 बोले थे, तो ये एब्सोल्यूट था। इसके नीचे 10 आ गया, इसके नीचे 100 आ गया, अब ये बन गया रिलेटिव डेटा। अब कंपैरिजन करिए तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। सर ये बच्चा तेज है, ये तो महाबकवास है, फेल होने वाला है। तो रिलेटिव डेटा का मतलब आपने समझिए, जब भी कंपैरिजन करना होता है तो रिलेटिव डेटा का मतलब किसी के सापेक्ष कितनी वैल्यू है, इन टोटल कितना वैल्यू आपको मिला। जब ये रेशियो के फॉर्म में लिखा होता है तो रिलेटिव डेटा कहते हैं, और जब सिर्फ 10 और 20 लिखा हुआ है तो वो क्या था? एब्सोल्यूट डेटा था। सर सैलरी एक आदमी की हमको कंपैरिजन नहीं करना है दो लोगों का, सिर्फ हमें क्या करना है कि पूरे मोहल्ले की सैलरी का एवरेज निकालना हो, तो वहाँ रिलेटिव डेटा नहीं है, वो एब्सोल्यूट डेटा है, और वहाँ पे क्या यूज किया जाता है? मीन निकाला जाता है। सर रिलेटिव डेटा से क्या कैलकुलेट होता है? रिलेटिव डेटा से कैलकुलेट होता है, यहाँ देखिएगा मीन के हम 3 पार्ट कर दे रहे हैं। जब रिलेटिव डेटा की बात हो गई है तो मीन हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला है एएम, एएम मतलब अर्थमेटिक मीन, लिख लीजिएगा। दूसरा जो अभी पढ़ाई करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा जो है वो है हार्मोनिक मीन। ये दोनों जो कैलकुलेट होते हैं जानते हैं रिलेटिव। आर डेटा लिख दिए तो आप समझ चुके होंगे, ये रिलेटिव डेटा से कैलकुलेट होते हैं। जब भी डेटा रिलेटिव होगा, रिलेटिव डेटा का मतलब डेटा इन फॉर्म ऑफ रेशियो, परसेंटेज, प्रपोर्शन, रेट्स, मतलब रेशियो का ये सब डिफरेंट रूप है बोलने वाला, इस फॉर्म में है तो उसे रिलेटिव डेटा कहेंगे। वहां या तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होगा या हार्मोनिक मीन कैलकुलेट होगा। उसी सिचुएशन में बताएंगे जब ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन को बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर डेटा कौन सा है, डेटा रिलेटिव है ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन, और डेटा एब्सोल्यूट है तो अर्थमेटिक मीन का यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। व्हेन डेटा आर एब्सोल्यूट, ये सभी डेटा को कंसीडर करता है, और ये क्वांटिटेटिव डेटा के केस में कैलकुलेट किया जाता है अर्थमेटिक मीन। क्लियर है? ठीक है सर। और भी इसके बारे में बातें जी, इसके बारे में और बातें होंगी, जैसे हर सीक्वेंस पे हम करेंगे। मीन से इतना मतलब बता दिए, एवरेज का इतना मतलब बता दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। सर अर्थमेटिक मीन कितने प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? 2 प्रकार से, अभी हमने आपको समझाया। एक होता है सिंपल एवरेज, क्या बोलेंगे? सिंपल एवरेज या सिंपल मीन,
और दूसरा है वेटेड मीन। अभी हमने बताया वेटेड मीन। सर ये मीन है तो सभी डेटा को कंसीडर करता है, यस, ये वाला प्रॉपर्टी तो इस पे अप्लाई होगा ही, इट कंसीडर्ड ऑल डेटा। सर दूसरा ये कब कैलकुलेट किया जाता है, व्हेन डेटा हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस, समझाए थे अभी सेंट्रल टेंडेंसी के डेफिनेशन में ही, इक्वल इंपॉर्टेंस के जब डेटा होंगे तो सिंपल एवरेज। सर व्हेन डेटा हैविंग अनइक्वल इंपॉर्टेंस, तब क्या होगा सर, जब डेटा अनइक्वल इंपॉर्टेंस तो वेटेड एवरेज। समझाया था ना, सुपरमैन ही मैन, किसी की क्वालिटी ज्यादा चाहिए किसी की कम चाहिए, ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो वेटेड एवरेज। सर वेट का मतलब, वेट कहिए या फ्रीक्वेंसी कहिए, मतलब जिसमें से जितनी बार उसकी मात्रा, जितनी अधिक बार उसकी मात्रा चाहिए उसी को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो वेट को अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वेट इक्वल टू हम फ्रीक्वेंसी, वेट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मान लें, जी हाँ, वेट ही फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ही वेट है। जो ज़्यादा बार आता है वो हमारे डेटा में, जो अधिक बार आया है उसका महत्व ज़्यादा होता है, जो कम बार आता है उसका महत्व कम होता है। जो ज़्यादा बार आया है उसका वेट इसीलिए कहते हैं ज़्यादा है, जो कम बार आया है उसका वेट कम है, यानी उसका इंपॉर्टेंस कम है। तो अनइक्वल इंपॉर्टेंस देना है तो वेटेड एवरेज निकालिएगा, इक्वल इंपॉर्टेंस जब सभी डेटा को दिया जाता है तो सिंपल एवरेज निकाला जाता है। ठीक है सर, ये भी बात लिख लिया आपने। चलिए सर, सिंपल एवरेज निकाला कैसे जाता है, ये सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं सर, इसका फॉर्मूला है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। सर एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। सिग्मा एक्स का मतलब यहाँ पे इसका नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का, मतलब आई, आई इक्वल टू 1 से लेके एन। सर ये आई दिख नहीं रहा है, दिखा देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आई इक्वल टू 1 टू एन। मतलब सर, मतलब ये है कि समेशन का मतलब होता है सबका सम। ये x1 i का मतलब यहाँ से होता है 1 2 3 डॉट 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 एन तक, ये रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका है। x1 मतलब पहला डेटा, x2 मतलब, i का मतलब समेशन का मतलब सबको ऐड करना है, और i का मतलब एक से लेके स्टार्ट हो जाना है, पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, डॉट 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 xn, लास्ट वाला डेटा डिवाइड बाई n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। सर इसको और लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा सम ऑफ डेटा और डिवाइड बाई n, इसी को तो कहते हैं, जो सुपरमैन ही मैन में 5 थे तो 5 से डिवाइड कर दिए थे, वही कर दिया हमने, सम ऑफ डेटा डिवाइड बाई n, n मतलब सर लिख दीजिए पूरा नंबर ऑफ डेटा, कितने डेटा होंगे उसका नंबर लिख दिया। क्लियर है, ये हो गया आपका सिंपल एवरेज। सर सिंपल एवरेज तो हो गया सर, एग्जाम्पल भी देंगे, बहुत आसान एग्जाम्पल है, 2 4 6 10 20 ऐड करके डिवाइड कर दीजिए। सिंपल एवरेज एक्स बार इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 20 डिवाइड बाई सर 5 नंबर्स हैं, इसको ऐड कर दिया और ये हो गया अपना सिंपल एवरेज। बस इतना ही कैलकुलेशन करना था, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 20 और ये आ गया टोटल 42 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू डिवाइड बाई, ये 5 से डिवाइड किया आपने, 8.4 आ गया सर, ये इसका आंसर है, इसी को सिंपल एवरेज कहते हैं, 8.4। सर वेटेड एवरेज वहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये देख लीजिए, वेटेड एवरेज, इसको डिलीट करिए सर, ये नोट कर लिया आपने, जी हाँ। इसके बाद से हम लोग अब बात करेंगे वेटेड एवरेज की। वेटेड एवरेज ये x दिया रहता है, 2 4 6 8 ये दिया हुआ है सर, वेट कहिए या इसी को इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जितनी बार लेना होता है, 2 ये 2 कितनी बार आया सर, 3 बार, ये 3 ये 2 ये 1 ये 2, इस तरह से वेट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इनका इतना महत्व है। टोटल इसको कहते हैं सर सिग्मा डब्लू, सिग्मा डब्लू का मतलब
3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। अगर 8 किलो का टोटल सामान बनाना है तो 3 किलो इसमें से लेना है, 2 किलो इसमें से लेना है, 1 किलो इसमें से लेना है, 2 किलो इसमें से लेना है। वेट का मतलब यही है। इनकी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, इन दोनों की उपयोगिता उससे कम है लेकिन बराबर है, और ये इसकी सबसे कम है। यही है वेट का मतलब। और हमने कहा था, अभी सिंपल आपने बताया था कि वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, इसीलिए WX निकालते थे, जैसा कि ही मैन सुपरमैन वाले एग्जांपल में हमने आपको दिखाया। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये 6 लिख देते हैं, इसको 8 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं, इसको 16 लिख देते हैं, और डिवाइड बाई इसको कहते हैं हम W ऐड कर देते हैं तो सिग्मा WX कहते हैं, ठीक है ना। इस मल्टीप्लाई क्यों किया, जितना पोर्शन निकालना है, और डिवाइड कितने से कर देंगे, टोटल से कर देंगे। तो सिग्मा WX की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 12 प्लस 8 20, ये हो गया 36। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज क्या हो गया, वेटेड एवरेज हो गया सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, और ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 8, और 36 को 8 से डिवाइड करने आपको आता होगा सर, कैलकुलेटर पे 36 डिवाइड बाई 8 लिख देते हैं, ये 4.5 आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया, वेटेड एवरेज हो गया। सर ये बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, ये पहले भी हम सीख चुके हैं, यहाँ भी हमने सिखाया। वेट का मतलब बस समझाए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझाए। सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह की डेटा से, अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में बताया, और अर्थमेटिक मीन किस तरह के डेटा से कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने बताया। 2 टाइप का कैलकुलेशन होता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज तब कैलकुलेट होता है जब इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वेटेड एवरेज तब कैलकुलेट होता है जब उनका इंपॉर्टेंस अलग अलग हो। क्लियर है सर। अब आइए प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये लिख लिया आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इसी से ज्यादा बनता है सर। इसका इंपॉर्टेंस लिखना, प्रॉपर्टीज लिखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ओरिजिन एंड स्केल। सर ये ओरिजिन और स्केल का जो कॉन्सेप्ट है कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है कि पूरे स्टैट्स में चलेगा। तो ओरिजिन और स्केल यदि आप आज समझ गए ना, आज की क्लास में, पहली क्लास में ही समझ गए, तो पूरा का पूरा स्टैट्स पढ़ेंगे, और इसमें से इसकी कवरेज हर एक चैप्टर में समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट में इसकी कवरेज अकेले 20% की रहेगी। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं, बनते भी हैं। ठीक है सर, हम लोग आराम से समझेंगे ओरिजिन और स्केल का कॉन्सेप्ट। ओरिजिन का कॉन्सेप्ट पहले समझाते हैं। देखिएगा, हमारे पास एक डेटा है जिसका नाम है x। ये है 2 4 6 8 और 10, एकदम आराम से छोटा सा डेटा लेते हैं। सर इसका मीन कैसे निकलता होगा, मीन x बार निकल होता है, अभी आपने समझाया। सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, सबको ऐड करेंगे सर कितना आ जाएगा 30, 5 से डिवाइड कर देंगे, और ये इसका मीन जो होगा एवरेज आ जाएगा 6। सर हम इस डेटा को, ये जो डेटा था ना, अब इसको थोड़ा बदलना चाहते हैं, इसमें चेंज करना चाहते हैं। इस सब डेटा में कितना ऐड करना चाहते हैं, हम सब डेटा में 2 ऐड करना चाहते हैं। इसका नाम रख देते हैं y, नई सीरीज का नाम है y। सर y कैसे मिला, हर एक डेटा में 2 2 2 2 ऐड कर दिया हमने। सर 3 3 3 भी कर सकते हैं क्या, जी हाँ 3 3 3 भी कर सकते हैं। 4 4 4 भी कर सकते हैं क्या, जी हाँ 4 4, कुछ भी ऐड कर दीजिए। सर इस चेंज का कोई नाम, जी इसका नाम है चेंज ऑफ ओरिजिन। अभी सब यहाँ लिखेंगे जी। सर 2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करिएगा तो 6 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करिएगा तो 8 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करिएगा 10 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करिएगा 12। हम आसान ले रहे हैं, जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है जी। इसका मीन कितना होगा, इसका मीन होगा y बार, इसका मीन y है ना, इस डेटा का नाम, सीरीज का नाम y है। y का बार बिना, अब एक तरह के लोग होते हैं कहते हैं कि इसको भी ऐड कर लीजिए सर, 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ऐड करेंगे 40 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे उसका मीन आ जाएगा 8। सर दूसरा तरीका हमने कहा 8 जो होगा वो 6 में +2 कर दीजिए और ये 8 आ जाएगा। सर 6 में 2 क्यों ऐड किया आपने, देखिए इसका मीन कैलकुलेट करके देख लीजिए कैलकुलेटर पे। 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ये आता है 40, डिवाइड बाई कर दिए, टोटल नंबर ऑफ डेटा 5, 8 आ गया।
अब 8 को आप ऐसे बताए, हमने कहा जितना इस मीन में भी वही चेंज होगा जो ओरिजिन का चेंज हुआ, 2 इसमें भी ऐड कर दिए ना, तो मीन में भी 2 जोड़ दीजिए, मतलब सर x के मीन में 2 जोड़ दीजिएगा तो y का मीन मिल जाएगा। बस हमारा ये कॉन्सेप्ट था, ये समझाना था। x 2 जोड़ दिए सर, अगर सब डेटा में 4 ऐड करते तो x के मीन में 4 जोड़ देते तो y का मीन मिल जाता। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा सर, ये जो चेंज हुआ ना यहां से इसमें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चेंज इन डेटा या रिलेशनशिप एमंग डेटा। क्या बोलिएगा? रिलेशनशिप एमंग डेटा, एमंग डेटा। सर डेटा में कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला? अगर y जब हम निकाल रहे थे तो x में 2 जोड़ देते थे तो हमें सीरीज का नई सीरीज मिल जाती थी। y जब x सीरीज में 2 ऐड किया हमने तो y का मीन में क्या संबंध था? जैसा रिलेशनशिप एमंग डेटा था, रिलेशनशिप एमंग डेटा था, वैसा ही रिलेशनशिप सर x के मीन में 2 जोड़ने से y का मिल गया। ये इसको कहते हैं रिलेशनशिप एमंग मीन। वैसा ही मीन के बीच में सर रिलेशनशिप मिला। वेरी गुड। यानी कि यदि ओरिजिन का चेंज करेंगे ना, ऐड करना और लेस करना, इस 2 चेंज को ओरिजिन का चेंज कहा जाता है। तो ओरिजिन का चेंज करेंगे तो मीन पे असर पड़ेगा। हाँ सर, जो 2 अगर चेंज किया हमने डेटा में, इस डेटा में, इस डेटा से इस डेटा में जो चेंज किए ओरिजिन का, वैसा ही चेंज इस मीन में भी आया सर। यानी यदि पूछा जाए क्या मीन ओरिजिन के चेंज से अफेक्टेड है, तो बोलिएगा हाँ, मीन ओरिजिन के चेंज से अफेक्टेड है। जितना आप ऐड करिएगा, एक सीरीज में 10 ऐड कर दीजिएगा तो पुराने सीरीज का जो मीन मिलता था वो नए सीरीज का जो मीन आएगा वो 10 ज्यादा आएगा। ओरिजिन का चेंज कहलाता है। ठीक है सर, 2 ऐड कर दिया आपने। और क्या है? तो अगर पूछा जाए आपसे कि मीन इज अफेक्टेड, अगर पूछा जाए मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, क्या मीन ओरिजिन के चेंज से अफेक्टेड है? यस, मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। जी सर, ये लिख लीजिएगा एक पॉइंट। सर खाली प्लस करने को ओरिजिन का चेंज कहते हैं क्या? नहीं सर, प्लस को तो कहते ही हैं, माइनस को भी कहते हैं और उसका भी असर पड़ता है। हाँ, जैसे हमने यहाँ पे एक डेटा लिया। सर आप एक डेटा लीजिए, ये समझने के लिए ये लिखते रहिएगा कॉपी में, ठीक। और बाद में ये चीजें, ये बहुत, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल। और धीरे धीरे हम आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को लेते हुए। फिर इसका कह सकते हैं ना, जो फॉर्मूला का टाइप होता है, जो फॉर्मूला लिखा गया है, या इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज लिखा गया, उस पर धीरे धीरे ले जाएंगे ताकि आपको, आपके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े, आराम से समझते हुए आगे बढ़े। सर चलें, आगे चलें। ये एक सीरीज है x, इतना आसान कर देंगे आपको ओरिजिन स्केल का चेंज कि आप ढूंढते रह जाएंगे। x का मतलब सर ये है 4, 6, 8, 10, 12। इसका मीन कितना आया? सर इसका मीन आएगा, सबको ऐड कर दीजिए तो 40 डिवाइड बाई 8, यानी कि 40 डिवाइड बाई 8, नहीं सॉरी 8 आएगा मीन इसका। 40 होगा सबको जोड़ने पे, और जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आ गया सर। नया डेटा लिए y में से, सॉरी y इक्वल टू कैसे निकाले सर? y x माइनस 3, सब में से 3 माइनस कर दिए। 4 में से 3 माइनस करिएगा तो कितना आएगा सर? 4 में से 1, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 3, 3 माइनस करेंगे तो 5, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 7, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 9। इसका मीन निकालना है तो कुछ लोग जाएंगे इसको जोड़ने, हम जोड़ने नहीं जाएंगे। y का मीन अगर चाहिए तो 8 में से सीधा 3 माइनस कर देंगे और ये 5 आएगा, और इसको जोड़ के डिवाइड करिए, जोड़िए 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 को जोड़िए, 25 आया। कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से, 5 आ गया सर। तो कुछ लोग लगेंगे जोड़ने, सर जोड़ने वाला तो काम, अगर ये डेटा मान लीजिए 100 डेटा हो तब तो हम जोड़ने लगेंगे तो समय लग जाएगा। सीधा हमको प्रीवियस डेटा का मीन पता होगा, उसी में से
चेंज ऑफ ओरिजिन अगर माइनस में है, यानी कि जब चेंज अगर निगेटिव हुआ है तो माइनस कर देंगे। सर ऐड करके नई सीरीज आई है तो ऐड कर देंगे, क्या दिक्कत है। गुड। तो अब अगर अपना रिलेशनशिप एमंग डेटा कैसा है सर, रिलेशनशिप एमंग डेटा वो है y इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो रिलेशनशिप ये आप भी कॉपी में लिखेंगे अपने, क्योंकि आपका बेसिक बिल्डअप हो रहा है। रिलेशनशिप एमंग, सर मीन में कैसा रिलेशनशिप होगा, y का मीन इक्वल टू x के मीन में से 3 माइनस कर देने पे मिल जाता है। क्या ये ओरिजिन का चेंज है, जी हाँ, माइनस जो है इसको ओरिजिन का चेंज कहते हैं, ओरिजिन चेंज। और क्या मीन इज अफेक्टेड, मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। यस सर, चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्टेड है, इसलिए आपने यहां लिख दिया। ठीक सर, लिख लिया आपने इसको, जी हाँ। कोई एग्जांपल और लेंगे, हाँ एग्जांपल लीजिए। सर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 10, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है x का मीन जो है वो 15 है, तो y का मीन क्या होगा, ऐसे y का मीन क्या होगा। सर हमें पता है ये रिलेशनशिप एमंग डेटा है, अगर डेटा में इस तरह का रिलेशनशिप है तो y का जो मीन होगा x के मीन में सीधा 10 ऐड कर दीजिएगा, मिल जाएगा। x का मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 और उसमें 10 ऐड कर दिया, वो आ गया 25 और ये हो गया हमारा आंसर। आसान है सर, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है सर, आइए स्केल के चेंज पे और दोनों के कंबाइंड चेंज पे, स्केल और ओरिजिन दोनों का कर देते हैं। बस एग्जांपल लेके चलेंगे। ये लीजिए, इसको भी हटा दिया हमने, लिख लिया आपने, इसको लिखते हुए चलिएगा एग्जांपल। बाद में जब रिवीजन करिएगा, एग्जाम में जाइएगा तो पूरा ये कॉपी रिवाइज होनी चाहिए, और ये कॉपी जब रिवाइज होगी जो हमने पढ़ाया हुआ है वो कॉपी आपका सर हमारे 2 दिन या 1 दिन के अंदर पूरा स्टैट्स रिवाइज हो जाएगा, और लास्ट में एग्जाम के समय में, और फिर एग्जाम में ये चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, लिखते हुए चलें। ये x है, एक डेटा है सर 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे छोटा एग्जांपल लेते हैं। इसका मीन कितना आएगा, 6 आएगा। 30, x का मीन आएगा 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6। सर y जानते हैं कैसे मिलेगा, इस बार इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए हम, जी कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 का मल्टीप्लाई किए तो 12, 2 का मल्टीप्लाई किए तो 16 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो 20। तो y का मीन कितना आएगा जानते हैं। कुछ लोग इसको ऐड करके फिर 5 से डिवाइड करेंगे, और हमने कहा ना सीधा 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 12 आया, और इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। और देख लीजिएगा इसका भी मीन, अगर इसका मीन निकालिएगा जोड़ के 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा सर, वो आएगा 12 ही आएगा। कर लीजिए, कैलकुलेटर होगा आपके पास, आ गया सर 12 आएगा। टोटल ऐड करेंगे 60 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। तो यदि हम आपसे पूछें कि y कैसे मिला है, तो 2x, ये क्या था सर, रिलेशनशिप, इसको क्या कहते हैं, रिलेशनशिप एमंग डेटा, एमंग डेटा के बीच में ऐसा रिलेशनशिप का y x का 2 गुना करने से मिला है सर। तो y का मीन कैसे मिलेगा, वो भी x का 2 गुना करने से मिलेगा, और इसको क्या कहिएगा, रिलेशनशिप एमंग मीन। गुड, इसको स्केल का चेंज कहते हैं सर। ये मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, चेंज ऑफ स्केल। क्या बोलिएगा, चेंज ऑफ स्केल। लिख लिया आपने इसको, जी सर। तो यदि आपसे पूछा जाए मीन इज अफेक्टेड, अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल, तो कहिएगा यस सर। स्केल का मतलब मल्टीप्लाई करके, अगर एक डेटा हमारे पास एक सीरीज है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके नई सीरीज बना देंगे, तो क्या ये अफेक्टेड होगा इसका मीन, जी हाँ। जितने गुना आपने सीरीज को बढ़ाया है उतने गुना मीन भी ज्यादा आएगा। प्रैक्टिकली भी देख लीजिए, और ये उसका अलजेब्रिक फॉर्म है।
सर ये न्यूमेरिकली आप दिखा रहे हैं, ये अलजेब्रा के फॉर्म में इसको लिखा है, ये उसका अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक, क्या दिक्कत है, हम तो न्यूमेरिकली देख के सीख गए, अब अलजेब्रिक वो लिखवाते रहें, हमको डर थोड़ी लगने वाला है, ठीक है। ये सिर्फ सर मल्टीप्लाई को ही स्केल का चेंज करते हैं क्या ना, डिवाइड को भी कहते हैं, आइए उसे भी समझें, डिवाइड वाले को क्या कहते हैं। ये x है, ये है 2 4 6 8 10, इतने ही पे सर समझा देंगे क्या, छोटा एग्जांपल, सारे कॉन्सेप्ट इसी में समझा देंगे। इसका मीन कितना आता है, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए सर 6 आएगा। सर y एक नई सीरीज हम चाहते हैं, बना लीजिए, कैसे चाहते हैं सर, सब में 2 से डिवाइड करके, सर 4 से कर सकते हैं, कर सकते हैं, मीन 4 गुना कम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कम हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा, बस और कोई मतलब नहीं है। x/2 करने से नई सीरीज मिली, कैसे 1 2 3 4 5। तो सर y का मीन निकालने वाला तरीका, 2 तरह के लोग होते हैं, कहेंगे इसको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। हमने कहा ना, प्रीवियस सीरीज का मीन पता था जी 6, कितने से डिवाइड कर दीजिए, नई सीरीज 2 डिवाइड करने से आई है, तो पिछला मीन को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और y का मीन आ जाएगा। ये हो गया इसको निकालने का स्मार्ट तरीका, इसको कहते हैं कि मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। सर डिवाइड करने को भी चेंज ऑफ स्केल कहते हैं क्या जी, इसको भी चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। अच्छा, अगर y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है x/2, तो इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं रिलेशन शिप। सर बार बार आप लिखते हैं जी, पहली बार है ना, लिखेंगे जितना आपके दिमाग में ये बातें आ जाएंगी, फिर आगे की क्लास में आसान हो जाएगा आपके लिए। रिलेशनशिप अमंग डेटा, ये देख के डरना नहीं कि सर ये मीन मीडियन मोड में ये XY कहाँ से आ गया, अलजेब्रा से छोड़ के भागे थे, अलजेब्रा छोड़ के आए थे कॉमर्स साइड में, और ये अलजेब्रा पीछे ही नहीं छोड़ा, XY इसमें भी आ गया। तो इसीलिए हम बोले थे XY से डरने की जरूरत नहीं है, इसको हम इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि ये डेटा का एक सीरीज है y और एक x, डिवाइड करने पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो y का जब मीन निकालना होगा तो x के मीन को कितने से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपना मिल जाएगा। अच्छा, तो अगर पूछा जाए मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, कहिएगा हाँ, स्केल से चेंज होता, अफेक्टेड होता है, जितना टाइम्स डिवाइड करेंगे ना उतने टाइम्स मीन भी कम हो जाएगा। ये भी हो गया। सर दोनों का इफेक्ट एक साथ पड़ता है क्या, जब दोनों का अलग अलग पड़ता है तो एक साथ भी पड़ता होगा। सर एग्जांपल लेके दिखा दीजिए, लिखते जाइए, लिख लिया आपने, इसको लिख लिया सर। ये देखिए, ये x है, वो है 2 4 6 8 और 10, इसका मीन कितना आएगा सर, इसका मीन 6 आएगा। दूसरी सीरीज चाहिए हमें, कौन सी, y चाहिए। y कैसे आया है ये y, x में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिए। अच्छा, तो नई सीरीज, इसका 3 गुना करिए तो 2 का 3 टाइम्स 6 प्लस 2 8, 4 का 3 गुना कितना होता है सर 12 प्लस 2 14, 6 का 3 गुना करिए, 6 इंटू 3 18 होता है सर, प्लस 2 ये 20, 8 इंटू 3 8 का 3 टाइम्स 24 प्लस 2 26, सर 10 का 3 टाइम्स 30 प्लस 2 32। ये नई सीरीज आई है, कैसे आई है, x में 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दिए सर। तो अब y का मीन निकालना है तो कैसे आएगा सर, 2 तरह के लोग होते हैं, फिर एक 8 14 20 26 32 को ऐड करेंगे, कैलकुलेटर उठा, कैलकुलेटर का मतलब अपने आप को सुपरमैन समझने लगते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते, लगते हैं हर बात में जोड़ने। 8 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 26 प्लस 32 ऐड कर दिया, 100 आया, 100 को 5 से डिवाइड कर दिया और इतना काम करके लिखा उसने 20। हमने कहा रुको, ये 6 है, इस 6 का 3 गुना कर दो, 6 इंटू 3, अब प्लस इसमें भी 2 ऐड कर दो। जब सब डेटा में 3 गुना करके 2 ऐड किए हो तो मीन में भी 3 गुना करके 2 ऐड कर दो और डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा 20। हमने ऐसे कैलकुलेट किया। टेक्निकल कौन हुआ सर, आप हुए। वही हाल यहाँ भी है, टेक्निक सीखनी है सर। कैसे सीखनी है, ऐसे लिखना है कि y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये क्या था सर, ये था रिलेशनशिप एमंग डेटा। सर y का मीन इक्वल टू 3x का मीन प्लस 2, इसको क्या कहिएगा, इसको कहिएगा रिलेशन
among mean, बस। यानी सर मीन इज अफेक्टेड, कंक्लूजन लिखना हो, मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। कहिएगा हाँ, यस। मीन जो होता है इस ओरिजिन के चेंज से भी उतना ही अफेक्टेड होता है और स्केल का चेंज करिएगा तब भी अफेक्टेड होगा, दोनों से अफेक्टेड होता है। लिख लेंगे ना आप लोग, सब थोड़ा फास्ट लिख दिए हैं लेकिन पढ़ने में आ रहा है। मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। जी सर, अब इस तरह का कोई क्वेश्चन, जी ये अब देखिएगा कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये लिख लिया आपने, दोनों से अफेक्टेड होता है। अब इस पे एग्जांपल लिखते हैं, जैसे आपको क्या क्वेश्चन दिया होगा, ये दिया होगा 2y इक्वल टू 3x प्लस 4। 2y इक्वल टू x का मीन दिया हुआ है, इस x का मीन दिया हुआ है 3 और आपसे पूछ रहा है y का मीन क्या होगा, कैलकुलेट करके बताइए। हमने कहा ठीक है, y का मीन ये 2 है ना, तो 2 इंटू वाई का मीन इक्वल टू 3, दोनों से अफेक्टेड है, ओरिजिन से भी अफेक्टेड है और स्केल से भी अफेक्टेड है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2y का मीन इक्वल टू 3x का मीन प्लस 4। सर x का मीन उठा के रख दीजिए, 2y का मीन इक्वल टू 2y का मीन इक्वल टू 3, x का मीन दिया हुआ है कितना 3 प्लस 4, ये हो जाएगा सर 9 प्लस 4 होता है 13, तो 2y का मीन इक्वल टू 13, तो y का मीन आ जाएगा y बार इक्वल टू 13/2 इक्वल टू 6.5। ठीक, 6.5 हो गया मीन सर, y का मीन भी कैलकुलेट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं क्या? जी सर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। यही सब तो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी और क्या। मीन निकालें वो तो 9th में करते थे, मीन ऐड करके 2 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना, वेटेड एवरेज निकालना, तो बचपन से करते आ रहे हैं सर। सीए लेवल में क्या पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन। इस पे और अलजेब्रिक फॉर्म में वो क्वेश्चंस बनाएगा जिसको हम आपको एक एक करके सब सिखाएंगे सर। इसी चीज को अब आपको पता करना हो, 2y ये ऐसे दिया हुआ है ना, 2y प्लस इक्वल टू 3x प्लस 4, इसमें ओरिजिन का चेंज कितना है और स्केल का चेंज कितना किएगा ये पता करना हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है क्या? जी हाँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इक्वल टू a प्लस bx। a मतलब a को कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, b मल्टीप्लाई होगा या 1/3 होगा, डिवाइड होगा, जो भी होगा उसको क्या कहते हैं? b को, इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। अच्छा जी, ये देखिए अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाते हैं। जैसा इक्वेशन में पढ़ा था आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब उसकी तुलना किसी इक्वेशन से करते थे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिलती थी ना, बस सर वैसे ही है। अब इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिए और प्लस 3/2x, इधर भी 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, कर दिए। अब ये बन गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया y इक्वल टू कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 3/2x। और यदि आपसे पूछेगा कि ओरिजिन का चेंज बताइए इसमें कितना है और स्केल का चेंज कितना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे y इक्वल टू a प्लस bx, और a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 3/2। 3/2 को क्या बोलते हैं सर? इस 3/2 को बोलते हैं स्केल का चेंज और 4/2 को बोलते हैं ओरिजिन का चेंज। ये ओरिजिन का चेंज हुआ, मतलब हमने कितना ऐड किया है, हमने y निकालते समय 2 ऐड किया है और मल्टीप्लाई कितना किए हैं, स्केल का चेंज सर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, x में 3/2 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने उसमें 2 ऐड कर दिया और इस तरह से हमें नई सीरीज y मिली है और ये रिलेशनशिप एमंग डेटा है। तो सर अगर ये रिलेशनशिप एमंग डेटा है तो ये क्या रिलेशनशिप एमंग मीन होगा क्या? y का मीन इक्वल टू ये 2 प्लस 3/2 x बार। जी हाँ सर, यहाँ भी हम ऐसे भी रख सकते हैं, आप इस साइड में अभी हमने यहाँ से कैलकुलेशन किया वैसे भी कर सकते हैं,
स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करके कर सकते हैं। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब करने की जरूरत है? जब आपसे पूछे कि बताइए ओरिजिन का चेंज कितना है, स्केल का चेंज कितना है, मतलब ऐड या मल्टीप्लाई कितना किए हैं और डिवाइड या मल्टीप्लाई कितना किए हैं, ऐड या माइनस कितना किए हैं, ऐसा पूछे तब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के ओरिजिन का चेंज और स्केल का चेंज बताइएगा। नहीं पूछे तो सीधा इक्वेशन में जो वैल्यू दी रहेगी वो पुट कर दीजिए, जो अननोन वैल्यू है वो मिल जाएगा, क्योंकि मीन ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्टेड है। ठीक है सर, यहाँ भी ऐसे रख दे तो आ जाएगा क्या आंसर? देखिए ना, 2 प्लस 3/2 इंटू एक्स का मीन कितना दिया हुआ था सर? एक्स का मीन दिया हुआ था 3, देखिए दिया हुआ है 3, पुट कर दें इसी में, रख लीजिए 3। सर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 से ये हो जाएगा 1.5 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4.5, यानी 2 प्लस 4.5 इक्वल टू आ गया 6.5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करिए या इधर से सीधा वैल्यू रख दीजिए, दोनों साइड से मीन अपना आ जाएगा। लेकिन ओरिजिन और स्केल का चेंज बताना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म अभी हमने क्या बताया, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में a ओरिजिन का चेंज है और b स्केल का चेंज है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये नोट कर लिया आपने? जी सर, ये दिखाइए ना, ये नोट नहीं किया तो यहाँ पे पहले पॉज कर लें फिर नोट कर लें। ठीक, पॉज कर लिया आपने, यहाँ तक बात नोट कर ली। अब सर थोड़ा स्क्रीन और नीचे करिए, ये देखिए यहाँ तक ये आ गया सर, यहाँ तक बस सब लिख लिया आपने। अब हम बढ़ते हैं आगे। सर लिख तो लिए, डिवाइड इसको हटाइए, एक और एग्जांपल लीजिए, सारी बातें इसमें बता दीजिए। दिया हुआ था 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 15, ऐसे लिखा हुआ था। कह रहा है ये x और y के बीच का रिलेशनशिप है, दो डेटा है, दो सीरीज है, इसमें ओरिजिन का और स्केल का चेंज कितना हुआ है बताइए। पहली बात, पहला क्या बोलेगा? ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन। दूसरा पूछेगा बताइए चेंज ऑफ स्केल कितना है, हमने कहा रुक जाओ भी सब बताते हैं तुमको। और तीसरा पूछेगा, क्या पूछेगा सर? यदि x का मीन कितना हो, 15 हो तो y का मीन बताइए, हमने कहा रुक जाओ अब भी बताते हैं। हमको y की वैल्यू जाननी है ना, तो y एक साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में, एक साइड में पहले y रहेगा, दूसरे साइड में x जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। जहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू मिलती है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसकी वैल्यू पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू मिलती जाती है। y की वैल्यू डिपेंड करती है x के वैल्यू पे। सही है सर, ये रेग्रेशन एनालिसिस में भी ये बातें आगे और होनी है। तो देखिएगा y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा। सर यदि x की वैल्यू निकालनी होती है और y की वैल्यू दिया होता तो तब स्टैंडर्ड फॉर्म x इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता। जी सर, दो तरह के होते हैं, यहाँ x की वैल्यू निकालनी होती है, y की वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x की वैल्यू इधर आ जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी में बदल दें, क्या बदल दीजिए, y को इधर रहने दीजिए 3y को, बाकी सबको उधर ले जाइए, इधर जाएगा ये, तो माइनस 15 पहले से था, प्लस 5 इधर हो जाएगा। सर x प्लस पहले से था और माइनस 2x इधर हो गया, तो 3y इक्वल टू हो गया माइनस 10 माइनस 2x, तो y इक्वल टू हो गया माइनस 10/3 माइनस 2/3x। अब इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से। अब बताइए तुलना करने पे a मतलब माइनस 10/3, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। क्या है ये? चेंज ऑफ ओरिजिन। मतलब इतना माइनस करने के बाद और कितना मल्टीप्लाई करना था, x में मल्टीप्लाई कितने से किए थे? b से, और b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2/3। इसको क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। ठीक,
इतना -2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद -10/3 ऐड करना, मतलब माइनस ही करना, उतना माइनस कर दिए तब नई सीरीज y मिली। ठीक, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल तो समझ में आ ही गया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी जान गए, जिसकी वैल्यू पुट की जाती है उसको इंडिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू फाइंड होके आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट हमेशा पहले होता है, इक्वल टू करके लिखते हैं, जैसे y = a + bx लिखे। ये रिग्रेशन एनालिसिस में भी खूब डीपली पढ़ना है आपको। ठीक, अगली बात, अब ये कह रहा था इसी में आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो y का जो मीन होगा वो भी क्या होगा, 10/3 - 2/3, और x का मीन था 15, x का मीन 15 था। जैसा ओरिजिन का चेंज, स्केल का चेंज, वैसा ही मीन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ x का भी मीन वही आ जाएगा, या 15 नहीं लिख रहा तो यहाँ x का मीन लिख दीजिए और एक लाइन और बढ़ा दीजिए। कौन सा सर एग्जाम में बैठे हुए टाइम नुकसान हो रहा है, अभी तो लिख दीजिए 10/3 - 2/3 और x का मीन था 15, इससे कैंसिल होके आ गया 5, तो ये हो जाएगा -10/3 - 10, सर कुछ नहीं तो एलसीएम 1 हो जाएगा, नीचे एलसीएम 3 हो गया, ये हो जाएगा -10 और -30, -40/3, इसका मीन आ गया। बस यहाँ x की वैल्यू, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना था, x की वैल्यू रख देनी थी और सॉल्व कर देनी थी, ये आ गया मीन किसका, y का मीन आ गया। ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है। ये था ओरिजिन का और स्केल का चेंज, इसका इफेक्ट। सर इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ तो आपने अभी तक जो एग्जाम्पल लिया वो x = 2, 4, 6, 8, क्या कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है क्या कि प्रूफ कर दें, हम किसी को समझा दें x1, x2, x3 डिवाइड बाई n, इसको कहते हैं मीन। जी हाँ, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, लेकिन उसको हम लोग अगली क्लास में, आज की क्लास इतना पढ़िए, आप इतना लिख के इसको रिवाइज करिए, इतना समझ जाएंगे, फिर ये समझिए कि ये काम आने वाला है। ओरिजिन क्या होता है, चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, ये पूरे स्टैट्स में काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको सावधानी से समझाया। पहले हल्के न्यूमेरिक वैल्यूज लेके, और अब इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में भी समझाएंगे। 10 मिनट का टाइम लगेगा, अगली क्लास में वो खत्म हो जाएगा और फिर आगे की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस स्टैट्स में समझिए कैलकुलेशंस कम, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, कैलकुलेशंस कम, उस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, कैसे उसके अंदर की चीजें हैं और वो कैसे चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इन सब पे कैसे असर पड़ता है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है तो प्रॉपर्टीज वगैरह को ध्यान से समझना होगा, जिससे आप लोग 1-1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जवाब दे पाएं। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू।